हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको हिंदी ग्रामर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाऊंगी। पद परिचय ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 7 से लेके 10 तक की बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ तक कि जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी इस चैप्टर से रिलेटेड सवाल को पूछा जाता है। तो बच्चों, हमेशा मेरा कोशिश यही रहता है कि हम इतना सरल भाषा में, इतना इजी तरीका से चैप्टर को समझाएं कि जो हमारे कमज़ोर बच्चे हैं वो भी समझ पाएँ और एग्ज़ाम अच्छा से वो एग्ज़ाम दे पाएँ। तो आप इसके लिए शुरू से अंत तक मेरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको जानना है कि ये पद क्या होता है। परिचय का मतलब तो बच्चों आप जानते ही हो। जैसे आपको अपना परिचय अगर पूछा जाएगा, अगर मुझे अपना परिचय पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे? अपना नाम बताएंगे, हम कहाँ रहते हैं बताएंगे, हम क्या करते हैं वो बताएंगे। तो ये हो गया, मेरे माता पिता का नाम बताएंगे, तो ये हो गया मेरा अपना परिचय। इसी प्रकार ये पद परिचय क्या होता है। देखिए, पद क्या होता है? कोई भी वाक्य में आए जो शब्द होते हैं उसका व्याकरणिक तौर पर परिचय देना ही होता है पद परिचय। वाक्य के प्रत्येक पद यानी शब्द का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अब देखिए, इस पद परिचय में क्या क्या जानना जरूरी होता है, तो उसका एक विवरण हम यहाँ पर एक टेबल का जैसा हम पूरा लिख दिए हैं। बच्चों, इसको आप कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, पद का नाम दिया है कि उसमें जब हम पद का परिचय देंगे तो उसमें आवश्यक बात क्या होना चाहिए, किस किस का जानकारी आपको रखना चाहिए। इस चैप्टर उसी बच्चे के लिए आसान होगा जो बच्चे ग्रामर में पूरा ग्रामर शुरू से अंत तक उसका जानकारी है। यानी इसमें देखिए क्या क्या परिचय देना पड़ता है, पद का क्या क्या परिचय देना पड़ता है उसे आप एकदम जान लीजिए। यहाँ पद का नाम दिया हुआ है और बताई जाने वाली बातें। जैसे देखिए, सबसे पहले देखिए नंबर है संज्ञा। पहला नंबर में है संज्ञा। अगर कोई वाक्य में मान लीजिए संज्ञा पद आ गया है, ठीक है, तो उसमें उस संज्ञा के अंतर्गत और क्या क्या देखना है। जैसे मान लीजिए राम अच्छा लड़का है, ठीक है। अब राम अच्छा लड़का है तो राम एक शब्द हो गया यानी पद हो गया, अच्छा एक शब्द हो गया, लड़का एक शब्द हो गया और है एक शब्द हो गया। तो इसमें मान लीजिए राम के नीचे अंडरलाइन किया गया है, ऐसा क्वेश्चन आता है। राम के नीचे रेखांकित किया जाएगा और लिखा जाएगा कि इसका पद परिचय बताइए। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये राम जो है ये क्या है, ये एक संज्ञा शब्द है, इसका परिचय आपको देना है। तो ये संज्ञा शब्द हो गया। अब वो संज्ञा के अंतर्गत जब वो संज्ञा आप जान लिए तो संज्ञा में आपको और क्या क्या देखना है, उसका और क्या क्या परिचय देना है। उसमें सबसे पहले आपको संज्ञा का भेद देखना है कि वो कौन सा संज्ञा है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद क्या क्या होता है बच्चों? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो राम क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। बच्चों, आपने तो छोटा लोअर क्लास में ये सब तो पढ़े ही होंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। तो ये आपने जान लिया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर जब आप उसका भेद बता दिए, फिर उसका लिंग आपको बताने होगा कि ये कौन सा लिंग है। यानी ये पुल्लिंग है, राम है, जब लड़का है तो वो लिंग का कौन सा भेद है? पुल्लिंग है। फिर आपको उसमें से वचन बताना है, तो वचन कौन सा है? राम अकेला है यानी एक वचन है। कारक है, कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, यानी राम कर्ता कारक है। और क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है वो आपको बताना है। यानी जब देखेंगे आप कोई वाक्य में वो संज्ञा आ गया तो संज्ञा में इतने सारी चीज आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए सर्वनाम।
अगर वो शब्द, मान लीजिए कोई भी वाक्य में वो शब्द अगर आपको सर्वनाम दिख रहा है, तो सर्वनाम के अंतर्गत आपको क्या क्या देखना है? सबसे पहले आपको देखना है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, ना निश्चयवाचक सर्वनाम है, ना निश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक है, ना प्रश्नवाचक है, ना निजवाचक है। ये पहले सर्वनाम के भेद को आपको देख लेना है। फिर उसके बाद देखना है उसमें वो कौन सा लिंग है, वचन है, कारक है और क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है। अगर वो सर्वनाम शब्द है तो इतने सारे चीज आपको देखना है। नेक्स्ट देखिए विशेषण, थर्ड नंबर में विशेषण। अगर वो शब्द विशेषण यानी जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है वही होता है विशेषण। फिर उसमें विशेषण का उसमें भेद आपको देखना है। वो कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है, संख्यावाचक है, सर्वनामिक है, परिमाणवाचक है। और फिर विशेषण की जो 3 अवस्था होता है, मूलावस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था, उस चीज को भी आपको देखना है। फिर लिंग देखना है, वचन देखना है और विशेष देखना है क्या है, विशेषण का विशेष क्या है वो भी देखना है, अगर वो शब्द विशेषण है तो। नेक्स्ट देखिए क्रिया, फोर्थ नंबर में क्रिया। अगर क्रिया है, उस शब्द में कुछ क्रिया शब्द है, तो फिर उसमें आपको क्या क्या लिखना है। अगर क्रिया आ गया तो उसमें आपको क्रिया के भेद को लिखना है। वो अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है वो लिखना है। और उसके अन्य भेद जो होते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया आदि। पुरुष देखना है, प्रथम पुरुष है, न मध्यम पुरुष है, न अन्य पुरुष है। फिर नेक्स्ट लिंग देखना है, वचन देखना है, काल देखना है, वाच्य देखना है, कौन सा वाच्य है। काल में भी आपको देखना है, भूतकाल है, न वर्तमान काल है, न भविष्य काल है। वाच्य में भी आपको देखना है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, न भाववाच्य है। फिर क्रिया का कर्ता और कर्म का संकेत उसमें आपको देखना है, अगर उस वाक्य में क्रिया हो तो। और नेक्स्ट है अव्यय यानी अविकारी शब्द। 5वां नंबर में देखिए अव्यय, जिसको हम अविकारी शब्द कहते हैं। उसके अंतर्गत क्या आता है? क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता को बताता है वो होता है क्रिया विशेषण। और उसके भेद, जो क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं उसको आपको देखना है, कौन सा क्रिया विशेषण है, कालवाचक है, न स्थानवाचक है, न परिमाणवाचक है, न रीतिवाचक है। और फिर अव्यय के अंतर्गत और क्या क्या आते हैं? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक के भेद को आपको देखना है, कालवाचक है, न स्थानवाचक है। समाधिकरण, समुच्चय बोधक के अंतर्गत देखिए समाधिकरण है, न व्याधिकरण है। संबंध बोधक के अंतर्गत तुलनावाचक, साधनवाचक, उद्देश्यवाचक, संबंधित शब्दों का निर्देश। और नेक्स्ट लास्ट में देखना है आपको विस्मयादि बोधक। उसके जो भेद होते हैं उसको भी आपको देखना है कि वो विस्मय है, ना हर्ष है, ना शोक है, ना घृणा है, ना भय है, ना क्रोध है। इसको भी आपको देखना है। अब बच्चों आपको एक एक उदाहरण देकर, जैसे अगर कोई वाक्य में मान लीजिए कोई पद में संज्ञा आया है तो उसमें आपको ये सब देखना है। तो संज्ञा को लेकर के हम उदाहरण देकर समझाएंगे, सर्वनाम को लेकर के विशेषण, क्रिया और अव्यय, इसको लेकर के हम उदाहरण के साथ आपको समझाएंगे ताकि आपको और आसान हो जाए। तो इस चीज को यहाँ जो हम लिखे हैं पद का नाम और बताई जाने वाली बातें, इसको आप कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि किस बात को हमको ध्यान देना है। तो चलिए आपको एग्जाम्पल के साथ और इसको इजी तरीका से हम आपको समझाते हैं। अब बच्चों देखिए, हम एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, उदाहरण यहाँ पर लिखे हैं एक वाक्य, रोहन 7वीं कक्षा में पढ़ता है। यहाँ नीचे रोहन का नीचे अंडरलाइन है और यहाँ पर इसका पद परिचय देना है। तो ये रोहन जो है ये क्या है? ये एक संज्ञा शब्द है। तो यहाँ पर इसका भेद को बताना है। ये संज्ञा पद परिचय है, यानी ये रोहन से पहचानने का तरीका देखिए, जब भी कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि होगा तो आपको, या कोई पक्षी होगा, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये संज्ञा शब्द है। तो अब उसका भेद आपको बताना है कि ये कौन सी संज्ञा है। तो ये जब कोई व्यक्ति का पर्टिकुलर जब कोई नाम ले लिया जाता है
चाहे वो व्यक्ति का हो, चाहे स्थान का, कुछ भी जगह का, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पर पर्टिकुलर नाम ले लिया गया है रोहन, यानी ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले ये संज्ञा का भेद में आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आपको पहले लिख लेना है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। आप संज्ञा का पहले भेद लिख लिए, फिर जब ये संज्ञा आया तो आपको क्या देखना है, आप संज्ञा का भेद देख लिए हैं, फिर आपको लिंग देखना है। तो रोहन, रोहन क्या है, एक लड़का है, यानी ये हो जाएगा पुल्लिंग। क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, ये पुल्लिंग है। आप लिंग देख लिए, फिर आपको क्या देखना है, वचन। तो वचन में क्या है, ये अकेले है, यानी ये एक वचन है। ये हो गया आपका एक वचन, ठीक है। वचन में क्या आ गया, एक वचन। फिर कारक, कारक देखना है। तो ये कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। काम करने वाला क्या होता है, कर्ता कारक। तो ये कर्ता कारक है, हो गया। और इसका संबंध, क्रिया के साथ इसका संबंध क्या है, पढ़ता है। पढ़ता है, क्रिया के साथ इसका संबंध है, पढ़ता है, क्रिया के साथ संबंध, क्रिया के साथ संबंध है, पढ़ता है, क्रिया के साथ इसका संबंध है। बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी है। अगर आपको जो वर्ड यानी जो पद का परिचय देना बोला जाएगा, सबसे पहले आप उसको पहचान लीजिए। तो आप तो संज्ञा तो पहचानते ही हो, और जब संज्ञा निकल गया तो उसके इतने बारे में, इतना जो चीज़ यहाँ पर हम लिखे हैं, इसका डिटेल्स में आपको परिचय देना है। सिंपल सा है, हो गया है। चलिए नेक्स्ट उदाहरण हम देखते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए, और एक हम उदाहरण लिए हैं जो सर्वनाम पद परिचय देगा। यहाँ देखिए उदाहरण क्या है, उदाहरण है वह रोज स्कूल जाती है, और वह के नीचे रेखांकित यानी अंडरलाइन किया हुआ है, और इसका पद परिचय देना है, ठीक है। तो आप जान लिए कि वह क्या है, सर्वनाम है। तो आप तो जानते ही हैं सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं, तुम, हम, उन्होंने, उसने, आपने, ये सब क्या है, सर्वनाम शब्द हैं। तो ये वह सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर क्या देखना है आपको, यहाँ सर्वनाम में आ जाइए। फिर आपको देखना है लिंग, ये कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, क्योंकि यहाँ जाती है, वह स्कूल जाती है। यहाँ अगर जाता है लिखा रहता तो हम यहाँ पर क्या लिखते, पुल्लिंग लिखते, लेकिन ये स्त्रीलिंग है, जाती है। फिर यहाँ वह एक वचन है, अकेले के लिए बोला जा रहा है। और पुरुष, कौन सा पुरुष है, वह अन्य पुरुष है। कारक, कर्ता कारक है। और जाती है, ये क्रिया के साथ संबंध है। यानी कोई भी वाक्य में, अगर कोई भी शब्द में, पद में वो सर्वनाम हो, तो इतने सारे सर्वनाम में जितने सारे यहाँ लिखा हुआ है, उसका यहाँ पर आपको परिचय देना है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट उदाहरण हम देखते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट उदाहरण देखिए, ये विशेषण जो पद परिचय है उसको हम समझा रहे हैं। यहाँ पर कल्पना सुंदर लड़की है, तो यहाँ सुंदर के नीचे रेखांकित किया गया है, इसका आपको पद परिचय देना है। तो सुंदर, सुंदर शब्द से ही आपको समझ में आ गया है कि ये क्या है, ये एक विशेषण शब्द है, जो विशेषता यानी संज्ञा की जो विशेषता को बताता है वही होता है क्या, विशेषण। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण होते हैं, इतना तो आपको पता ही है। तो पहले आप पता कर लिए कि ये जो वर्ड है ये विशेषण है। अब आपको देखना है जब विशेषण आ गया तो विशेषण के भेद को आपको लिखना है। तो ये सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण का कौन सा भेद है, गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण हो गया। फिर आपको क्या देखना है कि ये कौन सा लिंग है, विशेषण में इसमें क्या देखना है, आपको लिंग देखना है। तो ये लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है, क्योंकि कल्पना सुंदर लड़की है और लड़की क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है, इसलिए यहाँ हम स्त्रीलिंग लिखे। और यहाँ
अकेला है, कल्पना अकेले हैं, इसलिए ये एक वचन हुआ। और विशेषण का जो 3 अवस्था होता है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था, तो इसमें ये मूलावस्था है। अगर यहाँ पर सुंदरतर होता तो ये क्या हो जाता, उत्तरावस्था, और सुंदरतम होता तो ये होता उत्तम अवस्था। यानी ये सुंदर मूलावस्था है, विशेषण का मूलावस्था है, और ये जो लड़की है ये विशेष है। बस आपको अगर कोई भी ये में पद में कोई भी शब्द में आपको विशेषण दिखाई दिया तो आपको उसमें इतना ही चीज को आपको लिखना है। बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आया, अगर एक चीज को छूट गया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप गलत नहीं लिखिएगा। अगर आप एक ठो गलत लिखिएगा तो आपका पूरा ही इस कट हो जाएगा और नंबर पूरा ही चल जाएगा। लेकिन मान लीजिए इसमें से कोई एक चीज, मान लीजिए एक वचन लिखना छोड़ दिए या लिंग लिखना आप छोड़ दिए, लिखे ही नहीं, तो बल्कि इसमें मार्क्स आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप गलत लिखे तो कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट उदाहरण आपको हम सिखाते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट उदाहरण देखिए। वे फुटबॉल खेलते थे, वे फुटबॉल खेलते थे, और यहाँ पर खेलते थे के नीचे अंडरलाइन है, यानी इस पद का आपको परिचय देना है। तो यहाँ खेलना, खेलते थे, यानी खेलना क्या है, एक क्रिया है, क्रिया शब्द है। तो अब यहाँ पर क्रिया, देखिए यहाँ पर क्रिया आ गया, तो आप जान गए कि ये क्रिया है। अब उसको क्या क्या करना है, क्रिया के भेद आपको लिखना है। तो ये सकर्मक क्रिया है। कैसे ये सकर्मक क्रिया हो गया, क्योंकि यहाँ पर फुटबॉल, जहाँ पर कर्म रहता है, ये फुटबॉल है कर्म, इसलिए ये सकर्मक क्रिया हुआ। जहाँ कर्म होता है वहाँ सकर्मक क्रिया होता है। और अगर यहाँ पर खाली लिखा रहता वे खेलते थे, फुटबॉल नहीं रहता, तो वो अकर्मक क्रिया हो जाता। आपको तो पता है सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या होती है। सकर्मक जिसमें कर्म होता है और अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है। फिर पुरुष, वे देखिए, आप वे को देखिए, ये अन्य पुरुष हो गया। और ये लिंग कौन सा होगा, ये पुल्लिंग है, और बहुवचन है, क्योंकि वह नहीं है बल्कि वे है, इसलिए एक से ज्यादा है, यानी बहुवचन है। खेलते थे, खेलते थे, तो यहाँ पर काल, कौन सा काल होगा, यहाँ पर आपको काल भी देखना है। देखिए यहाँ पर काल भी है, लिंग है, वचन है, काल है क्रिया में, क्रिया के भेद में। तो यहाँ पर काल में क्या देखना है आपको, खेलते थे, पहले वो खेलते थे, यानी ये पास्ट टेंस यानी भूतकाल हो गया। भूतकाल का कौन सा भेद है, ये सामान्य भूत है। फिर नेक्स्ट काल के बाद आपको क्या देखना है, वाच्य देखना है। तो वाच्य ये कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है, क्योंकि यहाँ कर्ता प्रधान हो गया। क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर आया है, कर्ता के ऊपर आया है। वे फुटबॉल खेलते थे, कौन खेलते थे, वे, यानी ये कर्तृवाच्य हो गया। और वे जो है वे कर्ता के साथ उसका संबंध है, कर्ता के साथ वे का संबंध है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, कछुआ धीरे चलता है, और यहाँ पर धीरे के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, और इसका पद परिचय आपको देना है। तो ये जो धीरे, इस शब्द से आपको पता चल जा रहा कि यहाँ पर देखिए चलता है, क्या है, क्रिया है, और वो कैसे चलता है ना, वो धीरे चलता है। तो इसी से पता चल जा रहा कि ये क्रिया विशेषण है। जब कोई क्रिया की विशेषता को बताता है, क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को ही क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर वो चलता है, कछुआ चलता है, कैसे चलता है, वो धीरे चलता है, यानी आपको पता चल गया कि ये क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण में कुछ नहीं करना है, जब क्रिया विशेषण आएगा तो उसका खाली भेद को लिख देना है, और क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है वो आपको लिखना है। तो ये धीरे क्या होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और चलता है, ये चलता है जो है ये क्रिया के साथ इसका संबंध है। बस क्रिया विशेषण में आपको इतना ही लिखना है, उसका भेद और क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है, उतना ही आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण बच्चों देखिए, यहाँ पर संबंध बोधक पद परिचय हम सिखा रहे हैं। चंचल के बिना कृष्णा घर नहीं जाएगी, के बिना, यहाँ पर के बिना के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है।
तो के बिना, के योग्य, ये सब वर्ड देख के ही, सब देख के ही आपको पता चल गया कि ये संबंध बोधक है। तो यहाँ पर आप लिख दिए संबंध बोधक व्यतिरेक वाचक। अगर मान लीजिए आप संबंध बोधक का कौन सा भेद है आप लिखना भूल गए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप गलत नहीं लिखिएगा। इतना आप जान गए कि के बिना ये क्या है, संबंध बोधक है। और यहाँ चंचल और कृष्णा में संबंध सूचक है। बस आपको इतना ही इसके बारे में, जब संबंध बोधक आएगा तो आपको इतना ही लिखना है। अगर उसका संबंध बोधक का भेद आपको लिखना आपको नहीं आ रहा, आप नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं होगा, लेकिन आप गलत नहीं लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए, उदाहरण देखिए, हम किताब खरीदेंगे या कपड़ा। यहाँ पर या के नीचे रेखांकित किया हुआ है। अब या देख के आपको समझ में आ गया कि ये समुच्चय बोधक है। जब दोनों शब्दों को, जो बीच वाला शब्द जो जुड़ने का काम करता है, लेकिन, किंतु, परंतु, या, अथवा, ये सब क्या होता है, समुच्चय बोधक होता है। तो आपको समझ में आ गया ये या क्या है, समुच्चय बोधक है, और उसका भेद क्या है, समानाधिकरण। और यहाँ पर किताब या कपड़ा, ये दोनों को जोड़ने का काम किया है। कौन जोड़ने का काम किया है, या दोनों को जोड़ने का काम किया है, इसलिए ये समुच्चय बोधक है। तो समुच्चय बोधक में आपको इतना ही लिखना है। चलिए लास्ट हम देखेंगे विस्मयादि बोधक। अब बच्चों लास्ट उदाहरण देखिए, वाह क्या चौका मारा है। वाह, और इस चिन्ह को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये विस्मयादि बोधक है। ये विस्मयादि बोधक है, और विस्मयादि बोधक का कौन सा भेद है, प्रसन्नता सूचक या हर्ष बोधक। आप इसमें लिख सकते हैं, और इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। जब विस्मयादि बोधक आएगा तो उसको लिख देना है, और उसका जो भेद है वो आपको लिखना है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।